दोस्तों नमस्कार। थोड़े समय पहले हमने ये देखा कि जो क्रिश्चियनिटी के कैथोलिक क्रिश्चियंस के जो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं पोप, उनका देहांत हो गया। इस समय पोप कोई नहीं है, इसका मतलब पोप की कुर्सी खाली है और पोप की कुर्सी के लिए जिस व्यक्ति का चुनाव होगा वो इसी हफ्ते होना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि पोप का चुनाव कैसे होता है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो पोप है उनका इतिहास क्या है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, अगर हम पोप फैक्ट्स का देखें तो अभी तक 266 पोप हो चुके हैं, 266 अभी तक। और जो सबसे पहले पोप थे वो थे सेंट पीटर्स, जिनके नाम पे सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्स कैथेड्रल, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा सेंट पीटर्स के नाम पे है। ये पहले पोप थे। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो नंबर ऑफ पोप्स मेड सेंट्स, जिन्होंने जो पोप थे जिनको बाद में ऑलमोस्ट भगवान का दर्जा दिया गया, उनमें 83 पोप्स थे। और ओल्डेस्ट जो पोप थे उनकी एज थी 81। और जो यंगेस्ट पोप बने थे उनकी उम्र थी जॉन 12 18। 955 एडी से लेकर 964 एडी तक ये पोप रहे थे। इनकी उम्र थी मात्र 18 साल। जो सबसे लंबे समय तक रहे वो थे पायस 9, 31 ईयर्स तक, 1846 से लेकर 78 तक। और जो सबसे कम समय तक रहे थे अर्बन 7, 1590 में, मात्र 12 दिन के लिए। तो ये बात हमें समझनी होगी कि ये पूरा इलेक्टेड प्रोसेस है। जो पोप होते हैं उनको कितनी तरह की उपाधियां दी जाती हैं, अगर हम उस पर नजर डालें तो एक तो बिशप ऑफ रोम, एक वो सबसे बड़े रोम के पादरी होते हैं। विकार ऑफ जीसस क्राइस्ट, मेट्रोपॉलिटन आर्कबिशप ऑफ द प्रोविंस ऑफ रोम, क्योंकि ये रोम में स्थित है। सक्सेसर ऑफ द प्रिंस ऑफ एपोस्टल, सुप्रीम पॉन्टिफ ऑफ द यूनिवर्सल चर्च, सोवरेन ऑफ द स्टेट ऑफ वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इटली का एक हिस्सा है, करीब 7 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। दुनिया का सबसे छोटा देश आप बोल सकते हैं, उसको सोवरेनिटी दी गई है। जो पोप है वो किसी राज्य के अधीन नहीं है। अगर आप ये कहें कि इटली में है वेटिकन सिटी, तो जो पोप है वो प्राइम मिनिस्टर या वहां के प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते होंगे, ऐसा नहीं है। पोप अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, सॉवरेन है, इसीलिए वेटिकन सिटी को एक कंट्री के रूप में देखा जाता है। सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, पेट्रियार्च ऑफ द वेस्ट एंड पिरामिड ऑफ इटली, इतनी सारी उपाधियां जो है वो पोप को दी जाती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस ये है दोस्तों, जब भी किसी भी व्यक्ति को पोप चुना जाता है, उसका कोई भी नाम हो, पोप डिक्लेयर होने के बाद जब उनका इलेक्शन हो जाता है तो उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप अपना कोई नाम रखना चाहेंगे जो आपका पेरेंटल नेम है उसके अलावा। तो ज्यादातर पोप्स वो नाम रखते हैं और सबसे कॉमन जो नाम रहा वो रहा जॉन, फिर जियोग्रीस 16, फिर बेनेडिक्ट 16, क्लेमेंट 14, इनोसेंट 13 लोगों ने रखा, लियो 13 ने लिखा, पायस 12 ने लिखा। अभी जो लेटेस्ट रहे उन्होंने फ्रांसिस अपना नाम लिखा था, वो यूनिक पेपल नेम्स थे। ये पेपल नेम उस व्यक्ति के होते हैं जो पोप चुना जाता है और वो अपना नाम बदलता है फॉर रिलीजियस पर्पस, और हर एक के पीछे एक सिग्निफिकेंस जस्टिफाई किया जाता है। इसी तरह से जो लेंथ ऑफ मॉर्निंग होती है पोप की डेथ के बाद, वो कितने दिन का शोक मनाया जाता है, वो है 9 दिन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आई है, पोप बाय प्लेस ऑफ मॉडर्न डे इटली में, और जो नॉर्थ अफ्रीका के रहे हैं वो 2। और अगर हम आगे देखें, रोम के जो निवासी थे वो करीब 80 के प्लस थे। फ्रांस के 16 लोग पोप बने, जर्मनी के 6, सीरिया से 6, ग्रीस से 4, टर्की से 3, क्रोएशिया से 2, नॉर्थ अफ्रीका से 2, पुर्तगाल से 2, स्पेन से 2, अर्जेंटीना से 1, इंग्लैंड से आज तक एक व्यक्ति पोप बना है, जेरूसलम से 1, नीदरलैंड से 1 और पोलैंड से 1। तो ज्यादातर जो लोग बने हैं, 200 लोग बने हैं इटली से, करीब 80 से ज्यादा सिर्फ रोम जो सिटी है जहां पे ये सेंट पीटर्सबर्ग कैथेड्रल है, जहां पे पोप रहते हैं, वेटिकन सिटी जहां है, ये वहां का ही सबसे बड़ा आंकड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही, जैसे कोई भी अगर हम देखें कि भाई इतने समय से क्रिश्चियनिटी चल रही है तो क्या उसमें आपस में झगड़े नहीं हुए होंगे? निश्चित रूप से वहां भी झगड़े हुए। इसीलिए
करीब 68 ईयर्स 68 साल के लिए 1309 से लेकर 1377 तक जो पोप थे वो उनका बेस शिफ्ट हो गया था एविग्नॉन फ्रांस में। ये पूरा सत्ता संघर्ष था। 3 हिस्सों में क्रिश्चियनिटी बट गई थी कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपकी नहीं मानेंगे। अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर इनमें संघर्ष हुआ था। तो थोड़े समय तक 68 ईयर्स तक ये जो सत्ता थी वो फ्रांस चली गई थी और बाद में वापस इसको मिलाया गया रोम के साथ, ताकि जो क्रिश्चियनिटी है वो एक साथ ही रहे। कुछ पोप थे जिनको ग्रेट कहा गया फॉर वेरियस रीजंस। पोप हु वर कॉल्ड ग्रेट, सेंट लियो द ग्रेट, सेंट जॉर्ज वन ग्रेट एंड सेंट निकोलस, इनको ग्रेट कहा गया। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट उस समय एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो दोस्तों ये है पोप का इतिहास। इसका मतलब ये है कि जो अब चुनाव होगा, अभी तक जो 266 पोप बने हैं, अब 267वें पोप का चुनाव 7 तारीख को शुरू होगा रोम में, मतलब वेटिकन सिटी में। अब वहां पे क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, पोप में क्योंकि क्रिश्चियनिटी है वो पूरी दुनिया में है, तो करीब 72 देशों के लोग 72 देशों से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, लेकिन जो टोटल रिप्रेजेंटेशन होता है पोप को सिलेक्ट करने का वो करीब 95 देशों से होता है। कि जहां जहां क्रिश्चियनिटी है मूल रूप से वहां के सारे जो लोग हैं, जो कार्डिनल्स हैं, वो आते हैं और अलग अलग देशों के अंदर टोटल उनका रिप्रेजेंटेशन रहता है। टोटल जो कार्डिनल्स हैं वो है 252, लेकिन सबको वोटिंग का अधिकार नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्डिनल इलेक्टोरल जो वोट देंगे वो है 135। अब 135 लोग आएंगे वेटिकन में, वहां बैठेंगे, मंत्रणा करेंगे और फिर उस पर अपना वोट डालेंगे। 117 है जिनको वोटिंग राइट नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी। तो जिस तरह से ये सिस्टम है, और ऐसा नहीं है कि एक देश में एक है, अगर इटली में देखें तो करीब 16 है कार्डिनल इलेक्टोरल जिनकी वोट परसेंटेज आप बोल सकते हैं। यही कारण रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो लोग चुने गए वो इटली के ही चुने गए एज ए पोप, और फिर यूएस के जो कार्डिनल हैं वो करीब 10 हैं जिनका वोट शेयर आप बोल सकते हो कि 10 वोट यूएस के हैं। तो अगर ये दोनों इटली और यूएस अगर मान लीजिए किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो चांसेस यही होंगे कि वो ही व्यक्ति पोप बन सकता है। लेकिन इस तरह की कोई गठबंधन या इस तरह की कोई राजनीति वहां नहीं होती है, क्योंकि जब आप पोप बनने का प्रोसेस देखेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो पूरा प्रोसेस है उसको कट ऑफ कर दिया जाता है पूरी दुनिया से, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। और जो ओल्डेस्ट कार्डिनल हैं वो 23 सितंबर को 100 साल के हो जाएंगे, और उसके अलावा जो सबसे छोटे हैं उनकी उम्र है फरवरी 1980। ये अगर आप देखें तो पॉल ऑफ मेलबॉर्न ऑफ द यूक्रेनियंस हु वाज बोर्न इन फरवरी 1980। तो कहने का मतलब ये है कि हाईली डाइवर्सिफाइड बट वेल रिप्रेजेंटेटेड कॉलेजियम है जिसके अंदर पोप का सिलेक्शन होता है। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है इसको मैं बहुत ब्रीफली आपको समझाऊंगा। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, लेकिन ब्रीफली जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो हम समझने का प्रयास करते हैं। जो लोकेशन है, क्योंकि इस समय जब मीटिंग चल रही है, जो 7 तारीख को एक्चुअली मीटिंग शुरू होगी वो होगी वेटिकन सिटी में सिस्टिन चैपल में। इंसिडेंटली मैं यहाँ गया हुआ हूँ, बहुत ही सुंदर है वेटिकन सिटी में और वास्तव में देखने लायक है। कभी भी आप रोम जाएं, वेटिकन सिटी जाएं, तो जिस तरह से वहां पे आज तक उन्होंने पुरानी पेंटिंग स्कल्पचर्स को संभाल के संजो के रखा हुआ है, वास्तव में देखने लायक है। और फुल टाइम लेके जाएं, हड़बड़ नहीं, कम से कम आपको 6-7 घंटे का टाइम होना चाहिए पूरा वेटिकन सिटी देखने के लिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये करीब सैकड़ों साल पुराना चैपल है और यहाँ पे माइकल एंजेलो की काफी सारी पेंटिंग्स हैं। और माइकल एंजेलो की जो पेंटिंग है उसके सामने ही जो बैलेट बॉक्स है जहां पे पोप का चुनाव होता है वो ये रखा जाता है। मार्बल फ्लोर है, वुड से कवर्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब यहाँ पे पूरी कार्रवाई होती है तो कोई भी बाहर का व्यक्ति वहां नहीं होता है।
जो भी लोग हैं उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है कि सिर्फ ये जो कार्डिनल्स थे करीब 135 के आसपास यही रहेंगे और इनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और वो सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं कि ताला लगा दिया जाता है, बाहर एक अच्छा सा रिबन लगा के उनको एक कमरे में बैठा के बाहर से बंद कर दिया जाता है और तब तक वहां पे मंत्रणा चलती है, उनकी थिंकिंग चलती है जब तक वो खुद जो 135 है उसमें 2/3 मेजॉरिटी से पोप को डिक्लेयर नहीं कर देते। कितना भी समय लग जाए इसको हमें समझना होगा, और कितना टाइम लगता है इलेक्शन में। सिर्फ 135 लोग हैं और उनको वोटिंग करना है, पोप का चुनाव करना है, कितना टाइम लगता होगा सोचो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसा मैं पहले कहा दोस्तों, कि करीब 135 एलिजिबल कार्डिनल्स हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि कोई भी 80 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, विद ओल्ड एज शायद उनकी एनालिटिकल पावर या ओवरऑल असेसमेंट पावर कम हो जाती होगी, तो एक रूल बना दिया गया है कि 80 साल से ऊपर का जो अगर कोई व्यक्ति है, 135 जो एलिजिबल कार्डिनल्स हैं, वो वोट नहीं देगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन है कि आप वोट के अधिकारी तो हैं, लेकिन आप एज के कारण डिस्क्वालीफाई हो गए। तो अगर आप एज में 80 साल से ऊपर हैं तो आप वोट नहीं कर पाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि एनी कम्युनिकेशन विद पीपल आउटसाइड इज फॉरबिडन, दे आर नॉट रिसीविंग मैसेज और न्यूज। कुछ भी उनको कम्युनिकेशन नहीं होता है, उनको बिल्कुल कट ऑफ रखा जाता है जब तक कि पोप का चुनाव नहीं हो जाता। और जब चुनाव होता है, वोटिंग डाली जाती है, तो हाथ से लिखना पड़ता है कि कास्टिंग इंडिविजुअल इनटू, वहां पे जो स्पेशल अर्न्स होते हैं जिसको आप वोट बैंक मतलब कि बैलेट बॉक्स बोल सकते हैं, उसमें डालते हैं। टॉप ऑफ बैलेट पे लिखा होता है एलिंगो इन समवन पॉन्टिफ, मींस आई इलेक्ट एज सुप्रीम पॉन्टिफ, और उसके नीचे उनका रीजनिंग होता है। बैलेट्स आर काउंटेड बाय 3 स्क्रूटनियर्स एंड वर्क इज चेक्ड बाय 3 रिवाइजर्स, कि भाई जो वोटिंग हुई है उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बड़ा इशू है पोप का चुनाव। 1 राउंड ऑफ वोटिंग इज फर्स्ट डे। कहने का मतलब है कि जब इनको एक साथ एक कमरे में रखा जाता है तब पहले दिन की वोटिंग की जाती है। इसका मतलब यह है कि कार्रवाई शुरू हो गई है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कार्रवाई शुरू हो गई है, सेंसस हुआ या नहीं हुआ, लोगों को कैसे पता लगेगा कि कार्रवाई शुरू हो गई? आउटसाइड दुनिया से तो कट ऑफ है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है वहां पे कि जैसे ही ये कार्रवाई शुरू होती है, और मान लीजिए कंसेंसस बिल्ड नहीं होता, जनरली ऐसा होता ही होगा कि पहले राउंड में कंसेंसस नहीं बिल्ड हुआ, तो वो जो सारे वोट पेपर्स हैं उनको इकट्ठा करके एक केमिकल के साथ मिक्स करके वहां पे जो स्टोव है उसमें जला दिया जाता है। उससे काला धुआं निकलता है। मतलब चिमनी से बाहर जो लोग हैं वो देख लेते हैं कि चिमनी से काला धुआं निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि वोटिंग शुरू हो गई है, मतलब कि कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन अभी कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ है। अब कैसे आप कम्युनिकेट करोगे? तो ये तरीका अपनाया है कि भाई हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी हम इस निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं कि पोप कौन होगा। और इसी तरह से फर्स्ट दिन के बाद अगले दिन से 2 राउंड वोटिंग सुबह और 2 राउंड वोटिंग शाम को होती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक 2/3 वोट किसी एक व्यक्ति को ना मिल जाए। ये बार बार आइटरेटिव प्रोसेस चलता रहता है। अल्टीमेटली 135 लोग जब तक ऑलमोस्ट 90 लोग एक व्यक्ति को वोट नहीं करेंगे तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर ये प्रक्रिया 4 दिन से ज्यादा चलती है तो उसके बाद फिर प्रेयर होती है और फिर भगवान से कहा जाता है कि भाई हमें आप शक्ति दीजिए ताकि हम इस काम को पूरा कर सकें। और उसके बाद फिर डिस्कशन, और डिस्कशन के बाद फिर वोटिंग शुरू हो जाती है। ये प्रोसेस है पूरा सिलेक्शन का। और जैसा मैंने कहा कि 2/3 मेजॉरिटी होना जरूरी है। द चिमनी इज इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ सिस्टीन चैपल फॉर द कॉन्क्लेव। अब ये कॉन्क्लेव होता है, कॉन्क्लेव का मतलब होता है लॉक एंड की के अंदर। कॉन्क्लेव का मतलब खुला सेमिनार कॉन्फ्रेंस नहीं जैसे हम लोग करते हैं, क्लोज डोर मीटिंग होती है। Sistine Chapel for the enclave. In the back corner of the chapel, a stove is set to burn ballots, related papers, including notes taken by the electoral each morning and afternoon. जैसे ही इलेक्ट्रल प्रोसेस खत्म होता है, काउंटिंग होती है, जो भी उनको कार्रवाई करनी है करें, नोट्स बने, देखा कि कंसेंसस नहीं हुआ,
सारे कागज इकट्ठे किए, उसमें एक एडिटिव मिलाया जाता है, वो मिला के फिर उसको जला दिया जाता है, जिससे काला धुआं बाहर निकलता है। और जब तक ये सक्सेसफुल नहीं होता तब तक ये कार्रवाई चलती है। अभी तक तो ब्लैक स्मोक निकल रहा था, लेकिन जब सक्सेसफुल हो जाती है वोटिंग, तो उसी में ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिससे व्हाइट स्मोक निकले। और जब व्हाइट स्मोक निकलता है तो इससे बाहर जो लोग होते हैं उनको पता लग जाता है कि भाई ये जो कार्रवाई है, इस समय जो इसमें से चिमनी से अगर धुआं निकलेगा, इसका मतलब ये है कि पोप का सिलेक्शन हो गया है। अब होता क्या है, जब लोग रहते हैं वहां पे कार्डिनल्स, अब दिन भर तो वो चर्चा करते हैं, तो वहीं कॉर्नर में, वेटिकन सिटी के कॉर्नर में एक गेस्ट हाउस है जहां उनको बिल्कुल सिंपल वे में रखा जाता है। किसी भी तरह की उनको कोई खास सुविधाएं नहीं दी जाती, खाना भी एकदम सिंपल दिया जाता है। ये लोग वहां रहते हैं, या तो वो मेन इलेक्शन एरिया से, जिसको आप मेन कैथेड्रल है जहाँ पे सिस्टीन चैपल, वहां से गेस्ट हाउस तक या तो वॉक कर लीजिए, या क्योंकि बहुत बड़ा एरिया नहीं है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है, या आप जो व्हीकल है, अगर चलने में दिक्कत है तो आपको वहां पे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन आप किसी से बात नहीं करें, बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट आपका नहीं रहेगा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि पोप फ्रांसिस को 2 दिन में चुना गया, 5 बार वैलेट हुए। बेनेडिक्ट को 4 बार वैलेट करने के बाद 2 दिन में चुना गया। जॉन पॉल टू 8 वैलेट हुए 2 दिन में। इस तरह से अगर आप देखें तो जॉन 23 जो थे, उनको 3 दिन लगे और 11 बार वैलेट हुए, तब जाके वो पोप बने थे। और जब ये पोप बन जाते हैं तो उसके बाद फिर ये अनाउंसमेंट कर दिया जाता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि साहब, उनके जो मेन हेड होते हैं, जब ये काउंटिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो वहां आके अनाउंस किया जाता है सेंट पीटर्स का जो एक खिड़की है वहां पे, क्योंकि 25 दिसंबर को भी पोप वहां से आके ब्लेसिंग्स देते हैं, वहीं से ही अनाउंस किया जाता है कि हमें पोप मिल गया है, मीन्स वी हैव ए पोप। ये जनता के सामने घोषणा कर दी जाती है। जो आग जला के जो सफेद धुआं किया जाता है, उससे पहले भी लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद जनता के सामने रखा जाता है कि हमें पोप मिल गया है, और उसके बाद पोप जो आते हैं वो जनता को पहला संबोधन करते हैं वहां से। ये फर्स्ट पेपल ब्लेसिंग कहा जाता है उस बालकनी से। लेकिन इसमें 2 इंटरेस्टिंग चीज और है। जब व्यक्ति का चुनाव होता है तो उसके बाद उससे पूछा जाता है कि क्या आप ये जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि आप अपना नाम क्या रखना चाहेंगे, क्योंकि आपका पेरेंटल नेम तो कुछ भी हो सकता है। तो वहां पेरेंटल नाम नहीं होता है, क्योंकि अब आप ओवरऑल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। तो आप कुछ भी अपना नाम रख लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कभी जॉन, कभी फ्रांसिस, अलग अलग नाम लोगों ने रखे, जैसा हम पहले चर्चा कर चुके। तो ये उनको कहा जाता है कि आप इस तरह का कुछ नाम रख सकते हैं। और प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे ही कोई जो एग्जिस्टिंग पोप है उनकी डेथ होती है या वो रिजाइन करते हैं, तो कुर्सी खाली हो जाती है, अनाउंस होता है कि कुर्सी खाली हो गई। करीब 2 हफ्ते के अंदर उसका फिर दोबारा प्रोसेस शुरू होता है, और फिर वहां पे सारे जो लोग हैं उनको बुलाया जाता है, जैसे मैंने कहा कि उस पूरे कैथेड्रल के अंदर। उसके बाद सीक्रेट वोटिंग होती है, सिंपल मील उनको दिया जाता है, किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होता है। जो कार्डिनल्स हैं वो बैठ के वहाँ चुनाव करते हैं, वोटिंग करते हैं, और जो फिर मैंने कहा कि आपको एक नया पोप मिल जाता है। ये बहुत ही ब्रीफ मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस और प्रक्रिया हैं, क्योंकि इतनी बड़ी धार्मिक डेवलपमेंट होती है। एक पूरे कम्युनिटी का, दुनिया के सबसे बड़ा जो रिलीजन है इस समय, उसके मुखिया का चुनाव होता है। तो आप समझ लीजिए कि और कितनी प्रक्रिया होंगी। वो पूरी डिटेल मैंने वर्कआउट करी है, उसका एनालिसिस किया है सिंपल भाषा में आपके लिए। अगले वीडियो में आप उसको देखिएगा। फिलहाल ब्रीफली मैं आपको ये बताना चाहता था कि पोप का इतिहास क्या है और उनका चुनाव कैसे होता है। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं डिटेल में जानने के लिए कि पोप का चुनाव कैसे होता है। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।